हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञानश्री अकेडमी में मैं रोहित कुमार गौड़ आपका स्वागत करता हूं। आज पुनः आपका अगला जो बहुविकल्पी प्रश्न का जो सेशन चल रहा है उसका मैं जो खंड द्वितीय जीविका अर्थव्यवस्था से चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन जो खंड द्वितीय है जीविका अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आज फिर मैं एक कोटेशन आप लोग को देता हूँ। मेरी आदत है कि पढ़ाने से पहले मैं एक लाइन कुछ न कुछ बोलता हूँ जो आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण भी होता है। तो वो लाइन है कि आपके गलत निर्णय पर जो वर्तमान में आप लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, जो आपको आगे चलकर पछताना पड़ता है। हालांकि आप बच्चे हैं, अभी नहीं जानते इस चीज़ को, आगे चल के पछताएंगे। तो मैं तो पछताया हूँ, आप भी शायद अगर समय से नहीं संभले तो आप भी पछताएंगे। तो लाइन है कि बस एक कदम उठाया था मैंने राह शौक में, मंजिल ता उम्र मुझे ढूंढती रह गई। मतलब मैंने सिर्फ एक कदम उठाया था अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए, अपने शौक़ को थोड़ा एंजॉय करने के लिए, और जो मंजिल है मेरी टारगेट जो मुझे जीवन भर मुझे ढूंढती रह गई। ठीक है, मिला नहीं अभी तक। होता है ना कि जो कि आप गलत आदतों का निर्माण करते हैं। होता ऐसा है कि आदतें जो होती हैं, पहले हम गलत आदतों का निर्माण करते हैं, फिर वही आदतें हमारा निर्माण करती हैं। हम जिन गलत आदतों का निर्माण करते हैं वही गलत आदतें हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। तो आप लोग जब तक समय है तब तक पढ़िए, अदरवाइज जब समय गुजर जाता है तो आप केवल हाथ मलते रह जाएंगे हम लोग की तरह। हम लोग भी कुछ उसी अवस्था से गुजर रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप लोग ने एक शेर सुना होगा हमसे, हम कहते हैं सामान्यतः बच्चों के सामने कहते हैं क्योंकि हम लोग की कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं, अदरवाइज समय से हम लोग को कुछ मिल गया होता। 2-4 नंबर का फ़र्क रहता है हमेशा जब भी एग्ज़ाम्स देते हैं। तो हम लोग आज कहते हैं कि कभी, एक शेर है फिर आप लोग के लिए, कि कभी कभी यूं अकेले में तन्हा रोना भी तो पड़ता है, कभी कभी यूं अकेले में तन्हा रोना भी तो पड़ता है, दिन की सारी झूठी हंसी को रात को धोना भी तो पड़ता है। बस हम सोच के यूं ही काट रहे हैं अपनी वर्तमान में ऐसे ज़िंदगी कि ज़िंदगी बोझ ही सही मगर ढोना भी तो पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग, अभी आपका खेलने का समय है। आप खेलने के समय से जब उस चीज़ को खेलेंगे, पढ़ाई एक खेल ही है, उसको खेल की तरह खेलेंगे तो आप एंजॉय करके उसको निकाल लेंगे। अदरवाइज जब फंस जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा ये। ठीक है, पढ़ना आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा। तो बेहतर हो आप इस चीज़ को भली भांति और अच्छे और समय से समझिए, क्योंकि कहा जाता है ना, समय और समझ जो दो चीज़ें जो हैं बच्चों के अंदर नहीं आ पाती। समय और समझ दो चीज़ें एक साथ नहीं आती। जब तक समय रहता है तब तक समझ नहीं आती, और जब तक समझ आती है तब तक बच्चों का समय बहुत दूर निकल चुका होता है, और हम वहाँ से पीछे केवल देखते ही रह जाते हैं और कुछ हाथ में आता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप समय और समझ, मैं आपको जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समय और समझ दोनों के साथ जागृत कीजिए। ठीक है, चलिए अपने प्यारे सेशन पे आते हैं। आपका आज जो चैप्टर है 3 है, खंड द्वितीय है, ये इकोनॉमी है। ठीक है, खंड द्वितीय है, उसका चैप्टर नंबर 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये भी है, पूछा जाता है इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि कम बनता है लेकिन बनता जरूर है। ठीक है, तो पहला इसमें प्रश्न है, सीधा प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न है कि एल डोराडो नगर निम्नलिखित से किस नाम से विख्यात था। एल डोराडो जो नगर है किस नाम से विख्यात था। तो एल डोराडो नगर, चलिए मैं आपको ऑप्शन, पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए इसको। पहला ऑप्शन है हीरो का नगर, दूसरा फैशन का नगर, तीसरा सोने का नगर, और चौथा उद्योग का नगर। चलिए, ये जो सही होगा उसका उत्तर सही होगा, ये सही होगा ग। ठीक है, सोने का नगर। सोने जो एल डोराडो है वहाँ पर सोने के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसके बारे में कई मतलब कई कथाएं भी इसके पीछे हैं, कई कहानियां भी हैं, लेकिन कहानी पर हमको गौर नहीं करना है, बस हम अपने मुद्दे को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति के लिए निम्नलिखित से क्या उत्तरदायी था। प्राचीन काल का मतलब औपनिवेशिक काल की बात कर रहा है, सॉरी, प्राचीन काल का मतलब जो एंशिएंट पीरियड की बात कर रहा है, एंशिएंट काल की बात कर रहा है। तो उस समय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति के लिए निम्नलिखित से क्या उत्तरदायी थे। पहला उपनिवेशवाद, दूसरा साम्राज्यवाद, तीसरा तकनीकी प्रगति, और चौथा उपरोक्त सभी। चलिए देखिए, उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है जब कोई अदर कंट्री, मान लो दो है, एक ही कंट्री एक कंट्री है, जब ए कंट्री बी कंट्री के ऊपर इसके क्षेत्रों को अधिग्रहित करके यहाँ की समस्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब गतिविधियाँ अपने ऊपर लेकर स्वयं से संचालित करती है, तो इसको हम उपनिवेश कहते हैं। और इस उपनिवेश के जो लोग होते हैं वो यहाँ के लोगों के इशारे पे चलते हैं। यहाँ का जो राजा होता है, यहाँ का जो नेता होता है, यहाँ का जो मुख्य होता है, मुखिया के इशारे पे चलते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं,
उपनिवेशवाद। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपनिवेश। जब कोई देश विशेष किसी अन्य देश को, उसके क्षेत्रों को अधिग्रहित करके उसे गुलाम बना लेता है और अपने अनुसार ही विधियों को संचालित करता है, अपने अनुसार ही नियमों का संचालन करता है, अपने अनुसार ही अर्थव्यवस्था का संचालन करता है, तो मुझे क्या कहेंगे? उपनिवेशवाद। दूसरा है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब साम्राज्य को विस्तार की प्रगति, जब साम्राज्य बढ़ाने की प्रक्रिया गतिविधि में हो, जब साम्राज्य बढ़ाने की विचारधारा हो, तो उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्य का मतलब जैसे आपका इतना क्षेत्र है, आप बढ़ा के उसको दूसरे क्षेत्र को जीतकर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। तीसरा है तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति आप लोग जानते ही हैं। उपरोक्त सभी देखिए तो क्या क्या हो सकता है? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, तकनीकी प्रगति और उपरोक्त सभी। तो प्राचीन काल में उपनिवेशवाद भी कुछ हद तक था, उपनिवेशवाद था ही, ठीक है, क्योंकि जो राजा जीतते थे दूसरे क्षेत्रों को, दूसरे राज्य को जीतते थे, उपनिवेशवाद उसको कहा जाता है। साम्राज्यवाद भी था। हालांकि इस प्राचीन काल के उपनिवेशवाद में सिर्फ एक हमको कमी दिखती है कि राजनीतिक रूप से वे पूर्णता नहीं बल्कि पूर्णता उसको जीत ही लेते थे, स्वयं संचालित करते थे, ठीक है। तो उपनिवेशवाद भी मुख्य मुद्दा होता है, साम्राज्यवाद भी कारण होता है, तकनीकी प्रगति भी कारण होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए ये तीन का तीनों जो कारण है उत्तरदायी होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? IMF, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको हम कहते हैं। देखिए हुआ क्या था, जो IMF है इसकी स्थापना, पहले आप लोग खुद गेस कीजिए। पहला ऑप्शन 1940, दूसरा ऑप्शन 1942, तीसरा ऑप्शन 1945 और चौथा ऑप्शन 1944। चलिए देखिए 1944 में ब्रेटन वुड्स में 1 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य में ये हुआ था, जुलाई में, ठीक है। जुलाई में ब्रेटन वुड्स में, क्या? ब्रेटन वुड्स, अमेरिका के, आप कह सकते हो अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर, हालांकि वो जो स्थान था हैम्पशायर था, हैम्पशायर आप जानिए, हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर। कहाँ पर? ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को नाम जाना जाता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अमेरिका के हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन एक हुआ, जिसका समय था कब? जुलाई था 1940। जुलाई 1940 में अमेरिका के हैम्पशायर नामक स्थान पर एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। उस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लगभग 44 लोगों ने हिस्सा लिया, 44 मतलब देशों ने हिस्सा लिया, और इसका उद्देश्य था कि किसी एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में होने वाली क्षतियों को, उसकी क्षतिपूर्ति कर सके, उसको कुछ हद तक कम कर सके। हालांकि इनका जो वर्तमान क्या प्राचीन जो जिस समय निर्मित हुआ था उस समय भी इनका उद्देश्य था कि लोगों को, जो अन्य देश हैं, उनको उनकी परियोजनाओं में विकास करना, उनकी परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करना, उनके यहाँ सुरक्षात्मक जो गतिविधि हैं, उनके यहाँ जो त्रस्त हो चुका है, उनके यहाँ जो रोड्स हैं, मतलब जो संरचनात्मक गतिविधि हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, तो उनमें भी इनको सहयोग करके उनमें विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इसके लिए 1944 में जब ये सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका के हैम्पशायर में, तो वहाँ पर इन 200 के द्वारा निर्णय लिया गया। तो उस समय मुख्यतः 2 संस्थाएं, एक था विश्व बैंक जिसको हम IBRD कहते हैं, दूसरा था IMF। तो IMF आप जान ही गए हैं कि इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, और IBRD का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, कभी आपसे पूछ सकता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरह से IBRD का, तो आप 1944 में 2 संस्थाओं का निर्माण हुआ, एक IBRD एक IMF, और इन्हीं दोनों संस्थाओं को हम ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड की जुड़वा संतान, ब्रेटन वुड की जुड़वा संतान, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ?
बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ, पहला ऑप्शन 1919, दूसरा 1924, तीसरा है 1929 और चौथा है 1934। चलिए देखिए, इसका जो उत्तर सही होगा 1929 सही होगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1929 के पूर्व 1930 के दशक में ही अमेरिका में, इसके कई कारण थे। हालांकि आर्थिक मंदी का मतलब होता है वैश्विक, ये जो आर्थिक मंदी था ये वैश्विक महामंदी था, जिसमें जैसे हुआ क्या था 1914 में, 1914 के आसपास या 1900 के पहले जैसे इंग्लैंड है, अन्य देश हैं, भारी भारी उद्योगों का निर्माण किए, वो अधिक से अधिक उत्पादन कार्य प्रारंभ किए। साथ ही उनके द्वारा अधिक से अधिक जब उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया गया तो लेकिन बीच में ही इनका जो उत्पादन इतना ज़्यादा हो गया कि इसकी खपत कम हो गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया लोगों के पास जो है क्रय शक्ति क्षमता जो है घट गई। जो क्रय शक्ति क्षमता जब घट गई तो लोगों ने चीज़ों को खरीदना कम कर दिया। जब खरीदना कम किया तो चीज़ें बिकनी कम हो गई। जब बिकनी कम हो गई तो वो जो प्रोडक्ट था, और ये गलती इन लोगों ने ये किया कि जो प्रोडक्शन था उसको जारी रखे, ठीक है। एक तरफ ये रहा कारण, दूसरा कारण रहा कृषि के द्वारा। सबसे मूल जो कारण था कृषि का ही था, और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा कृषि पर ही पड़ा। कृषि में हुआ क्या था कि कृषि में जो प्रोडक्शन किया गया उस प्रोडक्शन को बिका नहीं, इसकी जो कीमत कम हो गई। कृषि में जो भी उत्पाद किए गए उन उत्पादों को बिका कम। वे जो उत्पाद थे वे बिक कम रहे थे, लेकिन जब बिक कम रहे थे तो उनकी कीमत कम हो गई थी, क्योंकि जब जिस चीज़ की डिमांड कम रहेगी, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा रहेगी और उसकी डिमांड कम रहेगी तो उसकी ऑटोमेटिक वैल्यू घट जाती है, कीमत जो होता है घट जाता है। तो कीमत घटने की वजह से जिसकी कीमत जैसे जहाँ पर 10 रुपये मिलना चाहिए और 5 रुपये मिल रहा था या 2 ही रुपये मिल रहा था, तो कृषि जो उत्पादक थे वो और उत्पादन प्रारंभ कर दिए ताकि जो 2 रुपये है कम से कम 2 करके ऐसे करके उनके भरण पोषण हो सके। तो जिससे इसकी वजह से अति उत्पादन की, तो कृषि में अधिक या अति उत्पादन की वजह से बाजार में कृषि उत्पादों की ढेर लग गई, काफ़ी डंप हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मंदी का दौर आ गया, ठीक है। तीसरा ये है, जैसे पहला अधिक उद्योगों द्वारा अधिक उत्पादन, दूसरा कृषि में अधिक उत्पादन, तीसरा था कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये शेयर मार्केट था अमेरिका का, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी विफल हो गया उसमें। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये स्टॉक एक्सचेंज जो है, अमेरिका जो है कई देशों को कर्ज बांट रहा था, तो उसका कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस समय जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी विफल हो गया था, और जब ये विफल हो गया तो लोगों को कर देना बंद कर दिया। जब लोगों को कर देना बंद कर दिया तो लोगों के यहाँ और त्राहिमाम फैल गई, जिसकी वजह से मंदी की दौर और गहन हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि इन सब कारणों के चलते न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की विफलता, कृषि में अधिक उत्पादन, उद्योगों द्वारा अति उत्पादन, आप कह सकते हो प्रथम विश्व युद्ध का जो भीषण युद्ध, इन सब कारणों की वजह से आर्थिक महामंदी आई। और वह समय था कब? 1929। उसका चरम बिंदु कब था? 1929। समझ में आया? आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? यूएनओ का मुख्य, पहला वाशिंगटन, दूसरा जिनेवा, तीसरा न्यूयॉर्क और चौथा ऑस्ट्रिया। चलिए देखिए, इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क। हुआ क्या था कि 24 अक्टूबर 1945 को एक ऐसे संघ की स्थापना की जानी थी। जैसे मैं आपको बताऊं, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध की भीषण क्षति को रोकने हेतु 1919 के आसपास से 1919 से 1920 में 1919 से 1920 में 1919 से 1920 में वुडरो विल्सन द्वारा, किसके द्वारा? वुडरो विल्सन द्वारा देखिए, वुडरो विल्सन द्वारा एक प्रयास किया गया कि किसी एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो प्रथम विश्व युद्ध से हुए क्षति को रोक सके। अर्थात जो प्रथम विश्व युद्ध है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, अर्थात जो युद्ध हुआ है, वैश्विक युद्ध हुआ है, वह विश्व युद्ध दोबारा ना हो। इसलिए जैसे 1914 से 1918 तक हुआ, तो 1919 में ही इन्होंने प्रयास किया कि एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन युद्धों को रोके, वैश्विक शांति की स्थापना करे। तो उन्होंने वुडरो विल्सन जो है एक संस्था की स्थापना किए थे, उसको हम लीग नेशन कहते हैं। क्या? लीग नेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन
लीग नेशंस कहते हैं, लेकिन ये विफल रहा, ये असफल रहा। तो ये जब असफल रहा तो बाद में चल के एक 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में एक यूएनओ की स्थापना की गई। इसको हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो आपका प्रश्न पूछा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये अमेरिका के यूएसए के अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की गई थी और न्यूयॉर्क को ही इसका मुख्यालय बनाया गया। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, न्यूयॉर्क। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें कुल मिला के 51 सदस्य थे। कितने? 51 सदस्य थे टोटल। 51 सदस्य थे। 51 सदस्यों में से माना जाता है कि 20 ने ही सिग्नेचर किया था और टोटल 51 सदस्य थे। जो वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 193। हो सकता है आपसे पूछ दे कि वर्तमान में यूएनओ की सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कितनी है? 193, 193। और जो 190 मतलब 193 जो देश है अभी हाल में बना था, दक्षिणी सूडान, सबसे लेटेस्ट जो अब देश बना, इसका सदस्य वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान। तो इस तरह से आपका कई प्रश्न, एक प्रश्न में कई प्रश्न बन गए। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। और इसका जो पहला पूर्वगामी संस्था था वो क्या था? वुडरो विल्सन द्वारा 1919-20 में स्थापित लीग नेशन। लेकिन बाद में चल के जब ये विफल हो गया तो 1945 में यूएनओ की स्थापना करनी पड़ी। यूएनओ की स्थापना यूएसए के न्यूयॉर्क नामक स्थान पर की गई। न्यूयॉर्क में ही इसका मुख्यालय बनाया गया। जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें कुल 51 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 193 सदस्य हैं। 193 जो वर्तमान मतलब सबसे लास्ट वाला देश है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान। समझ में आया? आगे चलिए। अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 6 कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। चलो प्रश्न आपका इसी में फंस गया, ये सब जानते हो। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के भेजिएगा, ठीक है, कि आप देख रहे हो ध्यान से कि नहीं। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन में कॉर्न लॉ, ठीक है। प्रश्न है कि ब्रिटेन में कॉर्न लॉ क्या था। ब्रिटेन में कॉर्न मतलब कॉर्न, ये कॉर्न लॉ या कॉर्न कानून कहते हैं, समाप्त करने के क्या कारण थे? क्या कारण थे बताइए। पहला ऑप्शन जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा कृषि उत्पादों में अधिकता, तीसरा कारण आयात पर नियंत्रण, चौथा उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। चलिए ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, एक्चुअली हुआ क्या था ब्रिटेन में जब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो जनसंख्या जब बढ़ने लगी, क्योंकि भाई जो संसाधन है वो सीमित रहेंगे, जो मिट्टी है, मृदा है, जो खेत है, वो तो क्षेत्र है, जो संसाधन सीमित रहेंगे, उसमें से जो उत्पादन होगा वो भी सीमित रहेगा। हो सकता है आप उर्वरक का प्रयोग करके या फिर किसी अन्य तकनीकी का प्रयोग करके थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा लें, लेकिन जनसंख्या की अपेक्षा कमी है। तो उसमें हो क्या रहा था कि जब जनसंख्या अधिक हो गई, लेकिन जो अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है, अर्थात लोगों को पूरा भरपूर मात्रा में अनाज नहीं मिल पा रहा है, लोग अनाज से मतलब त्राहिमाम है। तो लोग अब इसको विदेशों से आयात करना चाहेंगे, जो उद्योगपति सब इसको विदेशों से आयात करना चाहेंगे, जो अन्य लोग इसको विदेशों से आयात करके इसको पूरा पूर्ण करना चाहेंगे। अब जब विदेशों से आयात करना चाहेंगे तो यहाँ के जो कृषक वर्ग है, तो कृषक वर्ग उस पर रोक लगाएं, क्योंकि जब विदेशों से आयात करेंगे तो इनके यहाँ के जो कृषक है, इनके द्वारा उत्पादित जो अनाज है उनकी कीमत कहीं ना कहीं घट जाएगी। अभी जो इनकी कीमत बढ़ी है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, तो इसका अपना अनाज का कीमत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर से लाएंगे तो इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो इनकी कीमत घट जाएगी, जिसकी वजह से लोग विरोध करने लगे। और विरोध करने के बाद सरकार ने एक कानून बनाया कि विदेशों से अनाज आयात नहीं किया जाएगा। उसी को हम कॉर्न लॉ कहते हैं। उसी को समाप्त करने के लिए उसी को समाप्त करने के लिए देखो, उसी को समाप्त करने के लिए कारण पर उसी नियंत्रण लगाने के लिए, उसी पर नियंत्रण लगाने के लिए कारण को जो 1 मिनट रुक रही ब्रिटेन में कारण कानून को समाप्त करने का कारण क्या था जनसंख्या में? हाँ देखो उसी को समाप्त करने के लिए जब उद्योगपति शहरी क्षेत्र ये लोग मंगाएंगे तो इसका उत्तर ये सही होगा। कॉन्सेप्ट बेस ये लग रहा है, उद्योगपतियों शहरी लोग जो है इसका विरोध करने लगे। तो ये जो मुख्य कारण था, क्योंकि भाई हालांकि कारण देखा जाए तो जनसंख्या में वृद्धि भी है, जो कानून समाप्त करने का, तो जनसंख्या में वृद्धि है कि इसी कारण लगा। उत्पादों में अधिकता, आपका जो सबसे बेस्ट उत्तर होगा, उत्तर आपका ये होगा, ठीक है। सब उत्तर आसपास हैं लेकिन सबसे बेस्ट होगा उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध। शहरी लोग इसका विरोध करने लगे कि भाई हमको अनाज महंगा मिल रहा है, जब महंगा इनको अनाज मिल रहा है क्योंकि आपने कानून कॉर्न लॉ को समाप्त नहीं किया है, जिसकी वजह से जो व्यापारी यहाँ के बाहर से अनाज ला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं हमको महंगा दे रहे हैं। वही महंगा देने की वजह से उद्योगपति हैं और जो शहरी लोग हैं विरोध करने लगे कि महंगा हमको मिल रहा है, अगर आप बाहर से लाने देते तो शायद इस चीज़ का कीमत जो है कम हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न उत्तर नंबर 8 कह रहा है कि 1944 में ब्रेटन वुड है, ठीक है, ये ब्रेटन वुड है, आप बना लीजिएगा,
ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? चलिए, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, इसको मैंने भी बताया, ख अमेरिका, ग फ्रांस और घ भारत। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा? अमेरिका। इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं, मैंने समझाया इसके पहले। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न उत्तर नंबर 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? इसको तो मैंने भी जिक्र किया है, मुख्य कारण लेकिन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए बताइए, पहला ऑप्शन कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ख अत्यधिक निवेश, ग बैंकों का निजीकरण और घ उद्योगों में वृद्धि, उद्योगों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। तो बताइए, देखिए इसका जो उत्तर सही होगा, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, सबसे ज़्यादा मुख्य कारण यही था, सबसे ज़्यादा प्रभाव भी इसी पे पड़ा और सबसे ज़्यादा प्रभावित भी यही रहा और मुख्य कारण भी यही रहा मंदी का, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। तो इस तरह से आपका प्रश्न उत्तर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न उत्तर नंबर 10। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? मुझे लग रहा है 11 प्रश्न है, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न और है। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? पहला एक जानवर, दूसरा एक घटना, दूसरा एक खेल, एक चौथा एक बीमारी। चलिए देखिए, रिंडरपेस्ट जो है एक संक्रामक बीमारी है। क्या? संक्रामक बीमारी, संक्रामक बीमारी। किसको होता था? पशुओं को। पशुओं को, ठीक है। पशुओं को क्या होता था? इसमें अतिसार की समस्या हो जाती थी। क्या? अतिसार की समस्या हो जाती थी। अतिसार का मतलब आप कह सकते हो, अतिसार का मतलब ये होता है कि वो अतिसार का मतलब एक ऐसी समस्या होती थी जिसकी वजह से जो भी वो खाते थे उनका डाइजेस्ट नहीं होता था विधिवत तरीके से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक बीमारी है। अगला प्रश्न देखिए, ये विशेष, हालांकि आपको बताया रिंडरपेस्ट जो उस समय था विशेष करके अफ्रीका में फैला हुआ था और अफ्रीका में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि अफ्रीका जो था एक पशु प्रधान देश था, या कृषि प्रधान आप कह सकते हो। कृषि प्रधान देश जहाँ पर होता है वहाँ पर पशुपालन ज़्यादा होता है। तो कृषि प्रधान देश होने की वजह से जब पशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, पशुओं पर नकारात्मक जब प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे कई लाखों में बताया जाता है, कई लाखों में पशु को, जो पशु हैं वो मौत के घाट उतर गए थे, जिसकी वजह से वहाँ का इकॉनमी ध्वस्त होते जा रहा था। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न उत्तर नंबर 11 कह रहा है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था थी, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? बताइए आप लोग, प्रश्न बताइए। पहला अफ्रीका, दूसरा यूरोप, तीसरा अमेरिका और चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत ईजी है, लास्ट है। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है अमेरिका में किया गया था, तो इसका उत्तर क्या से होगा? अमेरिका। तो इस तरह से आपका 11 ही प्रश्न इसमें से बन रहे थे, इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहे थे। तो 11 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लगे रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।